अब अगर कोई 36 साल का है, 55 में रिटायर होना, तो इनको आप इक्विटी जैसे निवेश चुनने के लिए कहेंगे? एटलीस्ट फॉर अब इनके पास 19 साल का टाइम है एक तरीके से, तो कम 15 साल अगले ज़्यादा इक्विटी फोकस है, लास्ट के सालों में वो ज़्यादा डेट फोकस है। आपने एक टर्म सुनी होगी मैम, ROI, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ये तब तक मायने रखता है जब तक आप रिटायर नहीं होते। जैसे ही आप रिटायर होते हो इसकी फुल फॉर्म चेंज हो जाती है ROI की। अब ये बन जाता है रिलायबिलिटी ऑफ इनकम। जिस दिन आप रिटायर हुए और जैसे ही आप रिटायर होने के पास आए, आपको वेरिएबल इनकम प्रोडक्ट से गारंटीड इनकम प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब पैसा आपके लिए काम करेगा और उसी पैसे पे आपको जीना है। तो आपको जो रिलायबिलिटी के लिए रिटर्न को छोड़ना पड़ेगा। और ये जो माइंडसेट शिफ्ट है, ये रिटायरमेंट के सबसे बड़ा शिफ्ट है इन्वेस्टमेंट में, कि अब मैं रिलायबिलिटी की तरफ जाऊंगा, मुझको अब आगे रिस्क कम लेना है, जोखिम कम लेना है, और आपको जो है भरोसा ज़्यादा चाहिए अपने इनकम पे, अपने निवेश पर, कि भाई वो रिलायबल है। आपको कहीं भी उसमें जोखिम कम करने के एवेन्यूज तलाशने पड़ते हैं। अब मैं ये पूछूंगी दीपक सर कि अपनी कमाई का कितना हिस्सा किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ डेडिकेट करना चाहिए? तो इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, ये डिपेंड बहुत चीज़ों पे करेगा। पहली चीज़ पे करेगा आपकी एज क्या है, राइट। तो अगर आपकी यंग एज है, आप 20 से 30 साल के बीच में, तो मे बी 15% इज मोर देन इनफ। अगर आप 30 से प्लस हैं और आपने अभी तक रिटायरमेंट सेविंग नहीं करी है, तो मे बी 20 से 25 साल 25%, और अगर उससे ऊपर हैं तो उससे भी ज़्यादा। पर ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने ऑलरेडी सेव क्या कर रखा है। अगर आप पे ऑलरेडी सेव्ड पैसे हैं जो आप रिटायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो शायद आपको कम करना पड़ेगा। दूसरा, क्या क्या गारंटीड इनकम्स हैं, क्या आपको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, क्या आपने और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जिसमें आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। मे बी आपने कोई घर खरीद के आपको पास किराया आ रहा है जो आपको लगता है कि आता ही रहेगा। तो उन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा सेव करना है एट डिफरेंट स्टेजेस अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग गलतियां क्या कर देते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आपके रिटायरमेंट के बाद खर्चे कम होंगे, बराबर रहेंगे, या बढ़ जाएंगे? अगर इन्फ्लेशन जीरो है, सपोज महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई है ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि खर्चे कम हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद जनरली लोगों के? सेम रहते हैं? ऑफिस का आना जाना तो नहीं होगा, लेकिन हेल्थ पर तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा शायद। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वीकडेज में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं या वीकेंड्स पे? आपका खर्चा ज्यादा कब होता है? वीकडे में आप ऑफिस में होते हैं तो वो खर्चा करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और वीकेंड पे बाहर जाते हैं, तो बाहर से खाना मंगवाते हैं, दोस्तों के साथ खाते पीते हैं, खर्चा ज्यादा होता है। और ये लाइफ का परमानेंट वीकेंड है। ओके। आप मुझे हर बार डराते बहुत है दीपक सर। परमानेंट वीकेंड, ये सारी बातें बोल के मुझे लग रहा है कि शायद मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। राइट, क्योंकि मुझे लगता है फियर से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है, राइट। आप लोगों को आप मोटिवेट करते रहिए तो आप वो नहीं करते, पर एक्चुअल में आपको ये मानना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपके दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है सर्वाइवल एक्सपेंस और एक होता है जॉय एक्सपेंस। सर्वाइवल एक्सपेंस तो शायद वो चलता रहेगा जिसमें आप जी सकते हैं, पर जो जॉय एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शायद, और बहुत सारे लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद मेरी एक टाइप की लाइफ चलने वाली है, अगले 30 साल बराबर होने वाले हैं। ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद 3 स्टेजेस आती हैं हर एक आदमी की लाइफ में, राइट। और ये थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। पहली स्टेज आती है गो ईयर्स। ये पहले 5 से 10 साल होते हैं रिटायरमेंट के, जब आप ठीक ठाक होते हैं, सेहत अच्छी होती है, आप घूमते फिरते हैं, अपनी जो आपने ख्वाहिशों की लिस्ट बना रखी है उस पर टिक लगाते हैं कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। धीरे धीरे हेल्थ आपके पास आपके ऊपर हावी होने लगती है। अब सेकंड स्टेज आती है गो स्लो ईयर्स। अब हेल्थ मेंटेनेंस कॉस्ट या हेल्थ को बनाए रखने की कॉस्ट इस घूमने की कॉस्ट को कम कर देती है, राइट। अब धीरे धीरे अब ये स्टेज भी चली जाएगी। अब आखिरी स्टेज आएगी नो गो ईयर्स। अब आपको लाइफ मेंटेनेंस कॉस्ट पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो किसी भी स्टेज में लाइफ के खर्चे कम नहीं होते पोस्ट रिटायरमेंट। अगर इन्फ्लेशन ना भी रहे, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं।
राइट। तो आदमी को सबसे बड़ी गलती लोग ये सोचते हैं कि मैं रिटायर होने के बाद मेरा खर्चा ही क्या होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपने अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय नहीं करी तो एक तरीके से जितने साल आपने काम किया वो व्यर्थ गए, राइट। तो आपको वो उसके लिए पैसा जोड़ना है कि मेरे सर्वाइवल एक्सपेंस भी मीट हो और जॉय एक्सपेंस भी मीट हो। अब इसमें इसी के हिसाब से इन्वेस्ट भी करना है। मेरे जो सर्वाइवल एक्सपेंस हैं मुझे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करके वो पैसे निकालने हैं या उसकी इनकम लेनी है जिसको मैं आउटलिव नहीं कर सका, राइट। तो मैं उससे ज़्यादा नहीं जी सकता। अब इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं जी हमारे, क्योंकि हमें गारंटीड इनकम प्रोडक्ट चाहिए जिसमें इनकम गारंटीड हो, और बहुत सारे लोग सोचते हैं जी मेरा गारंटीड इनकम प्रोडक्ट है फिक्स डिपॉजिट या किसी प्रॉपर्टी को का किराया। दोनों ही नॉन गारंटीड प्रोडक्ट है। अगर आपने आज से 5 साल पहले एक फिक्स डिपॉजिट कराई होती आपको हार्डली 4 या 5% मिल रहा होता, आज 7% है। जब आप इस फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू करेंगे किस रेट पे होगी कोई नहीं जानता। तो ये गारंटीड इनकम नहीं है, राइट। दूसरा है किराया। क्या किराया घर का गारंटीड इनकम है? कोरोना में क्या हुआ था किराए को? बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे हमने एक स्लो डाउन देखा था, नीचे गिर गए थे और किराया मिला भी नहीं था क्योंकि जो लोग भाग भी गए थे, अपने घर भाग गए थे क्योंकि उनके पास कमाई का कोई ऑप्शन नहीं बचा और था। सपोज आपने अपनी रिटायरमेंट उस टाइम प्लान कर रखी होती उस किराए के भरोसे, फंस जाते, राइट। तो गारंटीड इनकम प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसकी इनकम आप पे आती रहे चाहे दुनिया में कुछ भी हो। ठीक है, तो ये गारंटीड इनकम प्रोडक्ट क्या आपकी नज़र में, मैं वो आपसे पूछूंगी, पर पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं लाइव। श्रेष्ठा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो श्रेष्ठा, आप रिटायरमेंट पर क्या सवाल पूछना चाहते हैं दीपक जी सर से? जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा एक सवाल था कि मेरी अभी न्यूली मैरिड, तो शुरुआती साल में मेरे जॉब की भी और शादी की भी, तो मतलब इसके हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग करना अभी सही रहेगा क्योंकि बाकी के इन्वेस्टमेंट और खर्चों को ध्यान में रखते हुए, और अगर ऐसे करना है तो फिर कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जी, तो श्रेष्ठा पूछ रही हैं कि अभी अभी शादी हुई है और अभी वो फर्स्ट जॉब में भी हैं, नौकरी भी करती हैं और जॉब में भी है, तो अभी नई नई शादी हुई है इनको। चलिए ये अच्छा लगा कि कपल की प्लानिंग कर रही है। सो इनको रिटायरमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करें, कब से प्लान करें? नहीं, अभी से प्लान करें और कम से कम 15%। तो बच्चे के प्लान के पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। नहीं, आपका पैसा जो सेविंग्स है वो क्या एक ही गोल के लिए होनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मेरे जीवन में मल्टीपल गोल्स है, तो आप रिटायरमेंट का कॉर्पस अलग बनाएं और उसमें कम से कम 10 से 15% अपनी सेविंग जरूर डालें। भाई एक कपल अगर बोथ वर्किंग हैं, जो कि मुझे लग रहा है इनके क्वेश्चन से, तो यू शुड सेव एटलीस्ट 1% सैलरी। एक जने की सैलरी तो बचनी चाहिए ना। तो आपकी 50% सेविंग होनी चाहिए, उनकी 50% सेविंग होनी चाहिए। तो उस 50% का 15% रिटायरमेंट देइए, बाकी 35% और गोल्स में डालिए। तो 15% आपको लगता है एक न्यूली मैरिड कपल को जो है पर पर्सन, तो 15-15 30% दोनों को, अगर दोनों वर्किंग है तो 15% अपनी इनकम का हिस्सा जो है, यानी कुल 30% जो है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ डेडिकेट करना चाहिए। आप इनके लिए क्या सोचेंगे सर कि आप अभी बात कर रहे थे गारंटीड रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट्स को आपको तवज्जो देना चाहिए, तो कपल एक है जो यंग कपल है, तो उनके लिए उनको अगर निवेश करना है अपने रिटायरमेंट के लिए 30%, जैसा कि आपने कहाँ करें ये निवेश? मेजरली इक्विटी। मेजरली इक्विटी, क्योंकि अभी रिटायरमेंट इनके लिए कम से कम 30 साल दूर है। तो 30 साल दूर है तो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और जितना पैसा कमाएगा उतना कम आपको सेव करना पड़ेगा। तो आपको मेजरली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आप अच्छा ऑप्शन है। डायरेक्ट इक्विटी में सलाह नहीं देता क्योंकि आपको उसको एनालाइज करना नहीं आता, पर मे बी ये डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो क्योंकि आपने इक्विटी की बात की, इक्विटी से जुड़ा एक सवाल जो हमारे पास व्हाट्सएप पर अभिषेक गुप्ता का है, मैं चाहूँगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो अभिषेक जी के क्वेश्चन प्लेट को मैं चाहूँगी हमारी टीम आपके लिए लेकर आए। और अभिषेक ने हमें बताया कि उनकी एज है 33 साल और लास्ट ईयर उन्होंने जो है कोटक स्मॉल कैप फंड में 2000 रुपए की सिप शुरू की थी, और 27 साल बाद ये रिटायरमेंट एज तक 2 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ओके, अभी 33 साल के हैं और 27 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2 करोड़ रुपए जुटाने हैं। मुझे अपना सिप अमाउंट कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? अभी केवल 2000 रुपए की सिप कर रहे हैं, क्या मुझे कोटक स्मॉल कैप फंड में ही सिप बढ़ानी चाहिए या कोई दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं निवेश करूं? तो एक स्मॉल कैप फंड चुना है, हम फंड स्पेसिफिक आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम जो आपने ये जिस तरह की स्कीम चुनी है, जिस कैटेगरी की, उस पर बात करते हैं। एक स्मॉल कैप में निवेश हो रहा है सर 2000 रुपए का, 2 करोड़ तक पहुंचना है 27 साल में। पहली चीज़ तो
ये जो इक्विटी पोर्टफोलियो बनाए वो डाइवर्सिफाइड बनाए, राइट। तो उसमें कुछ लार्ज कैप होना चाहिए 50 to 60%, राइट। 10 to 15% आप मिड कैप कर दीजिए, 10 to 15% आप स्मॉल कैप कर दीजिए, और एक इंडेक्स फंड आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको एक बुके बनाना है ऑफ इन्वेस्टमेंट। खाली एक टाइप की इन्वेस्टमेंट आपको रिटायर होने में मदद नहीं करेगी, राइट। तो आपको इसको बुके बनाना है, और शायद ये 2,000 रुपये इज़ नॉट इनफ। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 करोड़ रुपए के लिए कितनी SIP की ज़रूरत है। तो पर 2000 भी तो बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात क्या है दीपक सर कि अभिषेक जो है वो अभी कह रहे हैं उनके पास 27 साल है, तो बहुत लंबा टाइम है। तो आई थिंक इक्विटी वुड बी द राइट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इज राइट, बट इक्विटी में डाइवर्सिफाई, हाँ डाइवर्सिफाई, जिसमें सिर्फ स्मॉल कैप रखने से बात नहीं बनेगी, सारे कैपिटलाइजेशन वाले स्कीम्स में आपको निवेश करना चाहिए, राइट। ओके, सो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से सोच रहे हैं। आप 33 ईयर ओल्ड हैं, और ये मतलब आपको शायद दीपक सब मुझसे अग्री नहीं करेंगे, इनको लगेगा कि इनको और जल्दी शुरू कर। आप यही सोच रहे हैं ना कि लेट हो गया इन्हें भी। बट बहुत सारे लोग इस एज तक भी शुरू नहीं करते, आप वो कहना चाहते। ओके, चलिए। तो अभिषेक जी थम्स अप है। दीपक सर जो है वो फियर फैक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो डराएंगे तो जरूर कि चलिए आपने फिर भी लेट कर दिया, लेकिन कर दिया है। तो वेरी गुड अभिषेक जी। लेकिन हाँ, सिर्फ स्मॉल कैप स्कीम रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कीजिए, सिर्फ 2000 रखेंगे उससे भी बात नहीं बनेगी, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब आदित्य का सवाल है, और ये मेरा फेवरेट सवाल है आदित्य जी का। क्यों सवाल मेरा फेवरेट है मैं आपको सुनाती हूँ। पहले इन्होंने कहा कि 18 साल के बेटे की रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या मैं उसके नाम पर NPS शुरू कर दूं, अभी बेटा पढ़ रहा है। वाओ, आई थिंक आदित्य जी आप दीपक जी के फेवरेट पर्सन होंगे कि 18 साल के बेटे के रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच तो रहे हैं। मैं पहले इनसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने क्या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करी है? अगर ये अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बिल्कुल श्योर हैं, ओके, तो ही इनको अपने बेटे की रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, है ना। मैं अभी भी पहले भी बोला, मैंने पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की सहायता करें। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि आपकी रिटायरमेंट तो 9 या 10 करोड़ में हो जाएगी। आप सोचिए आपके बेटे को अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिएगा, कम से कम इससे 3 या 4 गुना। और उस एज में जब आपके बेटे को रिटायर होना है, अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी अच्छी नहीं करी, तो ऐसा करके क्या आप अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं या उसके लिए मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं? तो मेरी पहली इनसे सलाह यही होगी कि आप पहले अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे करिए। एक पेरेंट अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? रूट्स और विंग्स। रूट्स मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा कैरेक्टर, और उसके बाद खुला छोड़ दीजिए, वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल आदित्य जी, आई होप आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी ट्रैक पर हो। लेकिन आदित्य जी का एक और सवाल सेकेंडरी है, मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि लोग PPF में भी अच्छा खासा निवेश करते हैं, उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। नंबर 1 गोल, दूसरा गोल रिटायरमेंट। तो ये कह रहे हैं कि 18 साल के बच्चे का NPS और PPF मैं अपनी सैलरी से क्या जमा कर सकता हूँ? ये सवाल का जवाब तो सर देंगे, लेकिन साथ ही में मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या PPF को हम रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं? PPF को मैं एक रिटायरमेंट के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। जो आपका डेट पार्ट है, जो आप रिटायरमेंट में डालना चाहते हैं, उसमें PPF में भी सबसे बढ़िया चीज़ है। और जो इनका दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं अपनी सैलरी से डाल सकता हूँ, तो टोटल 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। अपना प्लस अपने बेटे का मिलाकर 1.5 लाख रुपए आप उसमें डाल सकते हो। तो वो आपको डिसाइड करना कितना अपने में डालना है, कितना है। NPS में कोई वो नहीं है, NPS में आप कितने पैसे डाल सकते हैं। लेकिन आपको NPS वैसे कैसे लगता है दीपक सर? रिटायरमेंट के लिए एक फोकस्ड प्रोडक्ट है, रिटायरमेंट के लिए एक लंबा लॉक इन है इसमें। NPS बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, पर क्या वो म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने के बाद बेटर रिटर्न्स दे रहा है या नहीं? व्हाट इज योर आंसर? कुछ लोगों के लिए दे रहा है, जो बहुत डिसिप्लिन्ड है म्यूचुअल फंड में, जो SIPs ब्रेक नहीं करते, पैसे को रखते हैं, उनके लिए शायद म्यूचुअल फंड बेटर है। पर अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आपको ज़बरदस्ती चाहिए, आपको लॉक इन की वैल्यू है, तो मे बी NPS बेटर हो जाता है।